हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूनिट 7 पेपर 2 एजुकेशन। ठीक है, यूनिट 7 में हमने काफी सारे टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर लिया है। आपका ए सेक्शन एंड बी सेक्शन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं यूनिट 7 के साथ। तो आज हम देखेंगे ये आपका कौन सा है सेक्शन, यूनिट 7 का ए सेक्शन है। यूनिट 7 कौन सा है आपका एजुकेशन में, जब आप सिलेबस देखोगे इसमें आपका मिलेगा पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। ये आपका यूनिट 7 है। ठीक है, जिसमें आज यूनिट 7 का सी सेक्शन है। ए सेक्शन और बी सेक्शन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फीडबैक डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, फीडबैक डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की फीडबैक डिवाइसेस होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्राइटेरिया क्या होता है, गाइडेंस को भी एज अ फीडबैक डिवाइस यूज करते हैं, पोर्टफोलियोज, रिफ्लेक्टिव जर्नल, रूब्रिक्स। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो में हम देखेंगे ना, वो सिर्फ पोर्टफोलियो तक देखेंगे, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक डिवाइसेस के बारे में। फीडबैक डिवाइसेस होती क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि फीडबैक का मतलब क्या है। फीडबैक डिवाइसेस आर यूज्ड इन टीचिंग फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, जो फीडबैक डिवाइसेस होती हैं वो टीचिंग में यूज की जाती है। एक मिनट को पेन का कलर चेंज कर दूं। ठीक है, फीडबैक जो डिवाइसेस होती हैं उसे यूज किया जाता है टीचिंग में। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस में कीवर्ड्स में आता है। ठीक है, कंट्रोलिंग, रीइंफोर्सिंग, ठीक है, मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ अ टीचर। ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके। मतलब जो भी ये फीडबैक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसे हम टीचिंग में यूज करते हैं टीचर्स की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अगर नीडेड है तो उसमें मॉडिफाई करने के लिए, उनको रीइंफोर्स करने के लिए। ठीक है, फीडबैक डिवाइसेस आर क्वाइट इफेक्टिव फॉर ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस। फीडबैक डिवाइसेस क्या करती हैं, जो भी हमें डिजायरेबल चेंजेस चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में, जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए टीचिंग बिहेवियर में एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल टीचर की तरह देखे या फिर ग्रुप ऑफ टीचर्स की तरह देखे। ठीक है, तो जो भी हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, या जो भी हमें चेंजेस चाहिए, वो फीडबैक डिवाइसेस वहां पे एक इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उसको उस चेंजेस को लाने के लिए वो हमें हेल्प करती है, एक हमें फीडबैक देती है। ठीक है, फीडबैक डिवाइस क्या एक प्रोसेस है या फिर मैकेनिज्म बोल दो, ये क्या एक प्रोसेस है या फिर मैकेनिज्म है। ठीक, जिसका हेल्प कर विद द हेल्प ऑफ विच एन इंडिविजुअल और अ सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन। अब ये फीडबैक, अभी मैंने ऊपर क्या बोला, इसमें क्या बोला फर्स्ट वाले में, कि जो फीडबैक डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती, कंट्रोल करती हैं, इंप्रूव करती हैं टीचर्स की परफॉर्मेंस को, टीचर की बिहेवियर को। अब हम अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है, या फिर जो भी बिहेवियर है उसमें चेंजेस हम कैसे लाएंगे, जब हमें उसके बारे में पता होगा। ठीक है, जब हम उसका रिफ्लेक्शन देख पाएंगे या फिर उसके बारे में कोई हमें फीडबैक देगा या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो फीडबैक होता है वो एक प्रोसेस की तरह काम करता है, एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जो एक तरीके से हमारी स्ट्रेंथ बताता है, वीकनेस बताता है, और जो भी चेंजेस चाहिए, डिजायरेबल जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, उसको वहां पे लाता है। ठीक है, टीचर कैन टीच वेल एंड स्ट्रेटेजी कैन वर्क वेल विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट फीडबैक डिवाइसेस। अगर टीचर्स फीडबैक डिवाइसेस का यूज करे तो उनकी जो स्ट्रेटजीज है उसे वो अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छे से टीच कर पाएंगे, टीचिंग लर्निंग में उन स्ट्रेटजीज का इफेक्टिवली यूज कर पाएगा अगर वो इन फीडबैक डिवाइसेस का यूज करे। तो फीडबैक डिवाइसेस बेसिकली क्या होगी, फीडबैक डिवाइसेस क्या है, एक मैकेनिज्म है या फिर प्रोसेस है जिसे टीचिंग में यूज किया जाता है टीचर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, या फिर मॉडिफाई करने के लिए। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, या फिर कह सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ठीक है, उसकी हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये फीडबैक डिवाइसेस क्या करती हैं, इसका इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे हम क्या करें, डिजायरेबल जो चेंजेस हम चाहते हैं अपनी टीचिंग में वो हम ला पाए।
टीचर्स इसे अपनी टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं लर्नर्स के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, है ना। कुछ क्राइटेरिया होते हैं फीडबैक डिवाइसेस का। अच्छा ठीक है, फीडबैक जो डिवाइसेस होती हैं वो तो हमें पता चल गया कि फीडबैक डिवाइसेस हमारी इंप्रूवमेंट के लिए काम करती हैं, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमारी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है या फिर मॉडिफाई करती हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दो, नहीं, फीडबैक डिवाइसेस का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। फीडबैक डिवाइसेस शुड टारगेट इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, ये क्या करती हैं, टारगेट करती हैं इंडिविजुअल नीड्स को, बी लिंक टू स्पेसिफिक असेसमेंट क्राइटेरिया एंड बी रिसीव बाय स्टूडेंट इन टाइम टू टाइम बेनिफिट सब्सिक्वेंट वर्क। मतलब फीडबैक जो डिवाइसेस होती हैं वो नीड्स पे काम करती हैं, ठीक है, जिससे हमें टाइम, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो क्या आता है, गाइड स्टूडेंट टू अडेप्ट एंड एडजस्ट देयर लर्निंग स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट को ये गाइड करने का काम करते हैं कि जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं उनके साथ साथ वो अडेप्ट कर पाए, ठीक है, एडजस्ट कर पाए। टीचर कोई स्ट्रैटेजी अगर यूज कर रहा है तो लर्नर्स उसको अडेप्ट कर पाए, ठीक है। गाइड टीचर्स टू अडेप्ट एंड एडजस्ट देयर टीचिंग टू एकोमोडेट स्टूडेंट लर्निंग नीड। ये टीचर्स को गाइड करता है कि जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज का आप अपनी टीचिंग में यूज करना चाह रहे हो बच्चों की नीड बच्चों की लर्निंग में, ठीक है, तो वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज करिए जिससे बच्चे अडेप्ट कर पाए अपनी टीचिंग लर्निंग में, अपनी लर्निंग में, ठीक है। गाइड स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव। ये गाइड करता है स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन देख पाते हैं लर्नर्स अपनी ही लर्निंग का, ठीक है। लर्नर्स फॉर बेटर क्रिटिक्स ऑफ देयर ओन वर्क, अपने खुद के वर्क को वो क्रिटिसाइज कर पाते हैं, उनका रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को यहाँ पे देख पाते हैं। ये कैसा होता है, ये कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, सो दैट द स्टूडेंट फील इनकरेज्ड, ठीक है, एंड मोटिवेटेड टू इम्प्रूव, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, फीडबैक का कंस्ट्रक्टिव होता है ये, ठीक है, जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप खुद से मोटिवेट हो पाते हैं, ठीक है, अपने आप को इनकरेज कर पाते हैं। स्टिमुलेट रिफ्लेक्शन इंटरेक्शन एंड डायलॉग, ठीक है, अबाउट लर्निंग इम्प्रूवमेंट, हैव अ कॉन्सिक्वेंसेज सो दैट इट engages by requirement requiring them to attain to the फीडबैक एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। फीडबैक क्या है, एक पार्ट है असेसमेंट का। ये इफिशिएंट होता है, इफिशिएंटली यूज करने की बात करता है, जिससे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हम इफेक्टिवली क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। देखो उसको मैंने कीवर्ड्स में भी लिखा है क्राइटेरिया को, ये कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ फीडबैक डिवाइसेस, इसको पूरा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स निकालो कि अगर क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट को गाइड करता है कि वो अपनी जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं उसको वो क्या कर पाए, उनके साथ वो एडजस्ट कर पाए, और टीचर भी उन स्ट्रैटेजीज को ही यूज करे जिसके साथ जो लर्नर इजिली उसको अडेप्ट कर पाए। यहाँ पे लर्नर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन देख पाते हैं अपने खुद के काम का, अपनी खुद की लर्निंग्स का। ये कंस्ट्रक्टिव होता है, लर्नर यहाँ पे इंकरेज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं लर्नर, ठीक है। अब कीवर्ड्स में देख लो इसको, ये कैसा होता है, गोल डिफरेंस्ड होता है, टेंजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसको हम देख पाते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है, टाइमली होना चाहिए, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं कि हाँ एक बार जो हमने फीडबैक डिवाइस यूज कर लिया बस उसमें जो कुछ था बस वही है, नहीं, ये ऑन गोइंग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके जिसको आप याद कर सकते हो। तो ये फीडबैक डिवाइस हो गई। तो फीडबैक डिवाइसेस क्या हो गई आपकी, ये एक क्या एक इंफॉर्मेशन, ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, प्रोसेस की तरह काम करता है, जिससे हम क्या कर पाए, अपनी बिहेवियर को, अपनी परफॉर्मेंस को शेप कर पाए या फिर इम्प्रूव कर पाए। इनकी क्राइटेरिया हो गई फीडबैक डिवाइसेस की, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ऑन गोइंग होना चाहिए, टाइमली कंप्लीट होगा टास्क, ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक्स। अगर हम टाइप्स ऑफ फीडबैक डिवाइसेस की अगर बात करें तो देखा जाए तो फीडबैक डिवाइसेस तो बहुत सारी है ना, लेकिन हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे देखेंगे और जितना हमें यहाँ पे जरूरत है। जैसे पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक आता है आपका, नॉन वर्बल फीडबैक आता है, वर्बल फीडबैक आता है, क्वांटिटेटिव फीडबैक आता है। मतलब पॉजिटिव फीडबैक में क्या है,
लर्नर को रीइंफोर्स करना पॉजिटिवली, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको शाबाशी देना, मतलब उनके काम को और प्रेज करना। नेगेटिव फीडबैक उनको डिमोटिवेट कर देना, मतलब डिमोटिवेट नहीं करना, नेगेटिव फीडबैक भी इसलिए दिया जाता है जिससे वो मोटिवेट हो। ठीक है। नॉन वर्बल फीडबैक्स भी आते हैं, नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू होता है, वर्बल होता है, क्वांटिटेटिवली तरीके से भी दे सकते हो। ठीक। लेकिन जो बेसिकली हमारे सिलेबस में वो क्या है, साइमुलेटेड सोशल skill training, interaction analysis and micro teaching. There are the various devices which are used for making the student teacher, जो student teacher कहाँ पे होते हैं, आपके बीएड में होते हैं। ठीक है। student teacher competent, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो स्टूडेंट टीचर्स जो होते हैं उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, लेकिन जो मेन टास्क होता है डन बाय दीज डिवाइसेस इज टू क्रिएट सिचुएशन। मतलब जो ये डिवाइसेस होता है उनका जो मेन काम क्या होता है, सिचुएशन को क्रिएट करना स्टूडेंट टीचर्स के लिए। ठीक है। जिससे वो क्या करे, अपनी जो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, जो भी इनकी टीचिंग कॉम्पिटेंस है उसको उसमें वहां पे उस सिचुएशन में जाके उसमें चेंजेस ला पाए। मतलब एक तरीके से उनके लिए रियल एक सिचुएशन क्रिएट कर देना। ठीक है। जैसे साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, यहाँ पे रोल प्ले करते हैं बच्चे। ठीक है। एक जैसे कोई पायलट है, उसको डायरेक्टली तो प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दे दिया जाता है ना, उसको पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग जाती है, एक उसके लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसमें वो पहले सीखता है कि प्लेन को कैसे उड़ाना है ना। तो उसी तरह यहाँ पे साइमुलेशन में भी होता है कि टीचर क्या करते हैं, उनको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, उनको ऐसा करना होता है, एक रोल प्ले करना होता है टीचर का, जैसे टीचर जाके रियल क्लासरूम में पढ़ाता है। इस तरह इंटरैक्शन एनालिसिस भी होता है, माइक्रो टीचिंग में वो कुछ स्किल्स सीखते हैं। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है। लेकिन इन डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं आपकी साइमुलेटेड, इंटरैक्शन एंड माइक्रो टीचिंग, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, स्टूडेंट टीचर को कॉम्पिटेंट बनाने में हेल्प करती हैं, उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं जिससे स्टूडेंट जो पीपल टीचर है वो सिचुएशन में जाके खुद की कॉम्पिटेंस को देख पाए, खुद की कॉन्फिडेंस में जो भी डिजायरेबल वो चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद की टीचिंग में जो भी वो चेंजेस लाना चाहते हैं उसको वो पहले ही उसका रिफ्लेक्शन देख लें रियल क्लासरूम में जाने से पहले। मतलब जो भी कमियां हैं वो पहले ही इस सिचुएशन में वो ऑब्जर्व कर लें रियल क्लासरूम में जाने से पहले। तो इन सारी डिवाइसेस का यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। अगर साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का बात करें, ठीक, तो अभी मैंने इसमें क्या बताया, साइमुलेशन का मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि जो पीपल टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जैसे भी मैंने बताया है, जैसे कि पहले वो रियल क्लासरूम स्कूल में डायरेक्टली जाके टीच करना नहीं शुरू करते, उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पे वो एज अ टीचर की तरह रोल प्ले करते हैं, टीचर का एक रोल वहां पे प्ले करते हैं। ठीक। इट मीन्स द टीचिंग परफॉर्म एंड ट्रेनिंग रिसीव थ्रू साइमुलेशन। यहाँ पे टीचिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, साइमुलेशन के थ्रू। इट कन्वेज द यूज ऑफ साइमुलेशन टेक्निक। यहाँ पे इस टेक्निक को कैसे यूज करना है वो बताया जाता है। इट इज अ लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है, ये एक लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है। ये एक लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्निक है जो हेल्प करता है लर्नर को टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन हिज बिहेवियर थ्रू सम सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक होता है, और ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन सिमुलेटेड कंडीशंस। मतलब क्या है कि ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है, मतलब साइमुलेटेड सोशल स्किल ये क्या है, ट्रेनिंग है जो पीपल टीचर को दी जाती है। वो हेल्प करती है लर्नर्स को कि जो भी वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से वो पहले ही वो चेंजेस को ला पाए, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वो ऑर्गेनाइज कर पाए, सिस्टमैटिक ढंग से उसको रियल क्लासरूम में ले जा पाए। इसे डेवलप किसने किया था, क्विक शंक ने किया था 1968 में। दिस टेक्निक इंड्यूस सर्टेन बिहेवियर इन आर्टिफिशियल सिचुएशन। वही बात की, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं आपके ही पीयर्स होते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं, आप एक टीचर की तरह वहाँ पे उनको पढ़ाते हो। ठीक है। जिससे आपको फीडबैक मिलता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां है, क्या नहीं है, क्या मतलब चेंजेस आपको लाने की जरूरत है। चाहो तो इसका वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक। साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक।
mechanism of feedback devices to induce desirable competence among student teacher by playing the role of a teacher in their own group as an artificial situation of a classroom teaching। ठीक, तो साइमुलेटेड सोशल ट्रेनिंग क्या होती है, यहाँ पे जो भी पीपल टीचर्स होते हैं, ठीक है, अपने खुद के ग्रुप के साथ ही खुद के ग्रुप को एक स्टूडेंट की तरह वहां पे वो बन जाते हैं, जो उनका खुद का पीयर्स होता है, पीयर का ग्रुप होता है, और वो जो पीपल टीचर होता है वो टीचर का रोल प्ले करता है, वो वहां पे एज अ टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है, जिससे वो अपनी जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे पढ़ा पाता है, और जो भी चेंजेस डिजायर्ड है, ठीक है, जो भी इम्प्रूवमेंट डिजायर्ड है, ठीक है, जरूरी है उस उनकी टीचिंग प्रैक्टिस में, वो वहां पे उसको सही कर पाता है। इसे डेवलप किसने किया था, क्विक्शंग 1968 में, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइमुलेटेड सोशल स्किल हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, हाँ, इंटरैक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, ये आपका आगे भी पढ़ोगे भी, ठीक है, फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन एनालिसिस, इससे क्वेश्चंस गैलोवे का इंटरैक्शन एनालिसिस आता है और फ्लैंडर का भी इंटरैक्शन एनालिसिस आता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो होता है टीचर्स का, उनके बारे में बात की गई है। अगर फ्लैंडर्स की बात करें तो उन्होंने वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर की बारे में बात की है, अगर हम गैलोवे की बात करें तो उन्होंने नॉन वर्बल के बारे में बात की है। तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे, अभी आएगा इसी यूनिट में, तब हम उसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से मिलता है आपके फ्लैंडर्स वाले से, फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस हो गया आपका और गैलोवे हो गया, दोनों में से किसी एक से मिलता है, ठीक है। देखो, इंटरैक्शन एनालिसिस ये क्या है, टेक्निक है फॉर एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग द क्लासरूम बिहेवियर। देखो, यहाँ में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस भी समझते चलना है ना। साइमुलेटेड में हम क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं टीचर का, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टीचर का सिर्फ रोल प्ले करने का काम कर रहे हैं। रियल क्लासरूम में जाने से पहले पायलट को, जो भी टीचर्स हैं, उनको रियल क्लासरूम में जाने से पहले एक सिचुएशन दे दी जाती है, जिसमें वो रियल टीचर की तरह पढ़ाते हैं, टीचर का रोल करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या, इंटरैक्शन एनालिसिस में ये क्या करते हैं, जो क्लासरूम बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक। इंटरैक्शन एनालिसिस एक टेक्निक है फॉर एनालाइजिंग, ये कीवर्ड्स हैं, ये आप अभी अगर इंट्रोडक्शन इसका, ये इंट्रोडक्शन की तरह काम करेगा आपके अभी इस वाली स्लाइड में, ठीक है। अगर इसको अभी समझ लोगे तो जब हम फ्लैंडर्स की पढ़ेंगे इंटरैक्शन एनालिसिस, ठीक है, और गैलोवे का पढ़ेंगे आगे, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्लासरूम बिहेवियर को, ठीक है। और इसे डेवलप किसने किया था, नेड ए फ्लैंडर ने 1959 में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर, कंपोनेंट एंड फ्लो ऑफ बिहेवियर। देखो, इसमें डायरेक्ट टॉक होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ, और इनडायरेक्ट टॉक होता है, ठीक है, टीचर का इनडायरेक्ट टॉक होता है, फिर स्टूडेंट का भी होता है, ठीक है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है, फिर उसके बाद साइलेंट भी आता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कैटेगरीज होती है जो बेसिकली हमको वहां पे याद करनी पड़ती है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट्स एंड फ्लो ऑफ बिहेवियर ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, ये क्या करता है, जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें कैसी बिहेवियर हो रहा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोनेंट मतलब कैसे बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। इट इज यूज्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइसेस, ये क्या है, एक फीडबैक डिवाइस भी है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, ये स्टूडेंट टीचर्स जो हैं उनकी बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट टीचर कैन बी एडजस्टेड थ्रू अ डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर हमें कॉम्पिटेंस देखना है टीचर्स का, तो वो कैसे हम चेक करेंगे, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस से चेक करेंगे, उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, विच इन टर्न कैन बी एसेस थ्रू हिज क्लासरूम बिहेवियर और इंटरैक्शन, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट टीचर कैसे कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट है अपनी टीचिंग में या नहीं है, वो कौन बताएगा, उसकी डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब उसकी टीचिंग जो है क्लासरूम में,
ठीक है, वो कितनी इफेक्टिव है, क्लासरूम बिहेवियर या फिर इंटरेक्शन कैसा है। अ सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ टीचर क्लासरूम बिहेवियर और इंटरेक्शन प्रोवाइड अ रिलायबल असेसमेंट। अगर सिस्टमैटिकली हम किसी क्लासरूम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं या फिर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, या इंटरैक्ट करते हैं, तो वो हमें एक रिलायबल असेसमेंट देता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमारे क्लासरूम में हो क्या रहा है। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन एनालिसिस है ये एक फीडबैक डिवाइस है जो एग्जैक्टली हमें बताता है, ठीक है, कि हमारे क्लासरूम में व्हाट गोज ऑन इनसाइड द क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और टीचिंग एंड लर्निंग में हम देखें तो हमारे क्लासरूम में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम उसका असेसमेंट कर पाते, एक रिलायबल फीडबैक देता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्लासरूम बिहेवियर एंड इंटरेक्शन इज नोन एज इंटरेक्शन एनालिसिस। जो हम एनालिसिस करते हैं क्लासरूम बिहेवियर का, ठीक है, या फिर क्लासरूम बिहेवियर का, क्लासरूम एक्टिविटीज का स्टूडेंट्स के, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी इंटरेक्शन एनालिसिस है। तो इंटरेक्शन एनालिसिस क्या करती है, एनालाइज करती है, ऑब्जर्व करती है क्लासरूम बिहेवियर को, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, इसको एज अ मैकेनिज्म ले सकते हैं जिससे वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए, अपने टीचिंग कॉम्पिटेंस को इंक्रीज कर पाए, है ना। अब आते हैं माइक्रो टीचिंग। सभी ने बीएड में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या है, सैमुलेटेड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में क्या है, हम यहाँ पे रोल प्ले करने का काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक, टीचर का। इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्लासरूम बिहेवियर को, क्लासरूम बिहेवियर में कौन कौन कैसा स्ट्रक्चर है, क्या कंपोनेंट है, फ्लो ऑफ बिहेवियर देखते हैं, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर डिजायर है वहां पे इंप्रूवमेंट की, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक कोई स्किल होती है, ठीक है, एक कोई स्किल होती है, उसी को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पे देखो कई सारी स्किल्स होती हैं आपकी, ब्लैक बोर्ड स्किल्स होती हैं, है ना, और एक्टिविटी होती है, तो कई सारी स्किल्स होती हैं। तो उन सारी स्किल्स में हम क्या करते हैं, एक स्किल्स को ले लेते हैं और 4 से 5 बच्चे होते हैं, 4 से 5 बच्चे होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, उस स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक और डिवाइस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इनएक्सपीरियंस्ड और experienced teacher for learning the art of teaching by practicing specific skills through scale down teaching encounter। ये कीवर्ड है, ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर। स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 बच्चे का ही ग्रुप होता है, ये भी हमारे पीयर्स ही होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक स्किल ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ये सिर्फ माइक्रो टीचिंग होती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की भी साइकिल एक होती है, लेकिन वो हम यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे फीडबैक की तरह इसको देखना है कि कैसे ये हमें फीडबैक देगी, हमें फीडबैक डिवाइसेस के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं ना इसको, ठीक। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, स्केल डाउन टीचिंग है, ठीक है। 4-5 बच्चे होते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर भी हो सकते हैं और अनएक्सपीरियंस टीचर्स भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्किल्स को, जैसे हमारी इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है ना, वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है इन सर्विस में, ठीक है, कि उनको एक स्किल को हम क्या करें, प्रैक्टिस कराएं, ठीक। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग कंसेप्ट, इट प्रोवाइड टीचर्स विल प्रैक्टिस सेटिंग इन विच द नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लासरूम। जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है क्लासरूम की, वो रिड्यूस कर दी जाती हैं, ठीक है। ये भी कीवर्ड्स है, मतलब माइक्रो टीचिंग में क्या होती है, जैसे हम रियल क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ माइक्रो टीचिंग में क्या होती है, वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वहां पे ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती है, ठीक है। विच द टीचर गेट्स फीडबैक ऑन हिज परफॉर्मेंस, जिससे क्या होता है, टीचर्स को अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से रियल क्लासरूम में बात करें तो वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो वहां पे एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का फीडबैक ले पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज जितनी भी होती है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, कम बच्चे होते हैं और एक स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे हमें प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है हमारी परफॉर्मेंस का। The feedback devices are used to create the situation for student teacher to bring desirable change in his teaching। अब ये जो फीडबैक डिवाइसेस है, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग भी किस तरह काम कर रहा है, फीडबैक डिवाइस की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें जो स्टूडेंट टीचर है वो क्या करेंगे,
अपनी टीचिंग में एक स्किल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जिससे जो भी डिजायरेबल, जो भी एक बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, उसे फिर से वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो जो भी डिजायरेबल चेंजेस चाहिए उनको टीचिंग में, वो यहाँ पे ला सकते हैं। चीफ ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए माइक्रो टीचिंग का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स इन स्टूडेंट टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है टीचिंग स्किल्स का, यहाँ पे हम कोई रोल प्ले नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचिंग स्किल्स का स्टूडेंट टीचर्स के अंदर डेवलपमेंट करते हैं माइक्रो टीचिंग में। अगर हम साइमुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम रोल प्ले करते हैं, और अगर हम फ्लैंडर्स की इंटरैक्शन एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं क्लासरूम बिहेवियर को, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को, ठीक। तो ये सारा कुछ क्या इसमें था हमारा, ये था फीडबैक डिवाइसेस में था, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसे फीडबैक डिवाइसेस हो गई, सिमुलेटेड इंटरेक्शन, माइक्रो टीचिंग। अब बात आती है गाइडेंस। क्या गाइडेंस को भी एज अ फीडबैक डिवाइस हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गाइडेंस हमें कोई भी हमें गाइड करे, हमारे पेरेंट्स करे, फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, ठीक है, वो गाइडेंस कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और हमारे क्लासरूम के लिए काफी, क्लासरूम जो इंटरवेंशन होती है वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। इस गाइडेंस एक तरीके से फोकस करता है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो गाइडेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ फीडबैक डिवाइस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस भी क्या है, एक तरीके से फीडबैक डिवाइस है, ठीक। जिसमें सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में क्या देखा था, एक मिनट रुको, यहाँ जाओ, हमें पढ़ना क्या क्या है ये देख लो। पढ़ना क्या है हमें, गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस हो गया, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पोर्टफोलियो से, रिफ्लेक्टिव जर्नल से, कभी भी पीवाईक्यू उठा के देखो, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। रूब्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक। आगे आ जाओ यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो गया, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस भी हम एज अ फीडबैक डिवाइस यूज कर सकते हैं, जिसमें गाइडेंस कैसा इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये चीज का ध्यान रखना कि जो गाइडेंस होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, और बेसिकली ये फोकस किस पे करता है, हमारी इंप्रूवमेंट पे, परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या है, एक तरीके से पर्सनलाइज लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन है, कीवर्ड, ठीक है। पर्सनलाइज लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पे स्टूडेंट की मास्टरी आती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट मास्टरी ऑफ कोर्स मटेरियल, ठीक। एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज आर स्टूडेंट रिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उसकी लर्निंग का, उसकी प्रोग्रेस का, उसकी जो भी मास्टरी है, ठीक है, कंटेंट में, उसका यहाँ पे हमें क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो पोर्टफोलियो एक तरीके से क्या है, पर्सनलाइज लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, और ये कैसा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ओवर अ पीरियड हम इसमें चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। हमारी जो भी अचीवमेंट होती है, जो भी हमारी प्रोग्रेस होती है, वो यहाँ पे एड ऑन होती रहती है। यहाँ पे स्टूडेंट की मास्टरी को लिखा जाता है। स्टूडेंट अपनी पोर्टफोलियो के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी जो लर्निंग है ना, उसका रिफ्लेक्शन वो देख सकते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो आर अ विंडोज ऑफ मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव क्या है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ठीक है। पोर्टफोलियोज एक तरीके का विंडो की तरह काम करता है, मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। अब पोर्टफोलियो इज पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ, ये देखो ये कीवर्ड एक जगह पीवाईक्यू में आया भी है, ये क्या है, पर्पसफुली हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्पसफुली जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट की अचीवमेंट है, ठीक है, प्रोग्रेस है, उसको पर्पसफुली हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ सेलेक्टिव significant samples of student work accompanied by clear criteria of performance which evidence student effort, progress and achievement। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्पसफुली स्टूडेंट की जो वर्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेलेक्टिव, ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, नहीं, सेलेक्टिव जो उनके वर्क है, सेलेक्टिव जो उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, अचीवमेंट है,
उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पे हम डालते हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट स्टूडेंट प्रोग्रेस, यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोग्रेस आती है, अचीवमेंट आती है सेवरल एरियाज में, जिन जिन एरियाज में उसकी प्रोग्रेस है या फिर अचीवमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। पोर्टफोलियोज असेसमेंट हैव बीन यूज्ड फॉर लार्ज स्केल अकाउंटेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखिए लार्ज स्केल पे होता है, छोटा मोटा नहीं होता, ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है। एंड पर्पस ऑफ स्कूल टू वर्क इन ट्रांजिशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब स्कूल भी इसको सर्टिफिकेट देने के लिए यूज कर सकते हैं कि उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक कर ले, उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। मैंने आगे कीवर्ड्स में भी इसको लिखा है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक तरीके से पर्सनलाइज लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का वर्क है, हम पर्पसफुली उसे कलेक्ट करते हैं, उनकी प्रोग्रेस हो गई, उनकी अचीवमेंट हो गई, और ये सारा सब कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो भी हम सैंपल्स को, स्टूडेंट के जो सैंपल्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो पर्पसफुली कलेक्ट कर रहे हैं, और वो सेलेक्टिव है, सब कुछ हम नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने रेड से लिखे हैं, चाहे तो इसको लिख लेना। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एविडेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो भी स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स हैं, जो भी उनके अचीवमेंट है, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन है स्टूडेंट के वर्क का, जो मतलब यहाँ पे ओवर अ पीरियड, ठीक है, ओवर अ पीरियड मतलब टाइम टू टाइम हम वहां पे स्टूडेंट की जो वर्क है, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है, जो उसके लर्निंग आउटकम्स है, उसको हम कलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफिशिएंसी होती है ओवर अ पीरियड, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। द असेसमेंट portfolios prepared by an individual student either at the direction of the faculty or as a uniquely devised by the student। ये जो assessment portfolios हैं, वो स्टूडेंट खुद भी, एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लैपटॉप, हाँ, जो स्टूडेंट ये सॉरी क्या है, जैसे असेसमेंट जो पोर्टफोलियो है, वो इंडिविजुअल खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी फैकल्टी के डायरेक्शन में, मतलब किसी टीचर की गाइडेंस में। एक मिनट रुकना, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, है ना, एक सेकेंड रुकना। ठीक, चलो आगे देखते हैं फिर। तो पोर्टफोलियो कैसा होता है, स्टैटिक नहीं होता है, पोर्टफोलियो कैसा होता है, ऑनगोइंग होता है ना। पोर्टफोलियो कैसा होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखी जाती है, अचीवमेंट का कलेक्शन होता है, और ये डायनेमिक होता है, मतलब हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा एक चीज और इसमें देख लेना, हाँ, कि ये जो पोर्टफोलियो ये हो गया ना, ऑनगोइंग नहीं है, हाँ ठीक है। फिर इसमें मिलर ने आइडेंटिफाई किया 4 लेवल, जिसमें स्टूडेंट को जरूरत है उनको एसेस करने की, जिसमें पहला आता है नोज, ठीक है, पहला आता है नोज, फिर आता है नोज हाउ, अभी मैं बता रही हूँ होता क्या है, फिर आता है शोज हाउ, फिर आता है डज। बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो है ना, वो किस पे काम करता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं उनकी लेवल ऑफ डज पे काम करता है, मतलब क्या वो कर सकता है। अगर हम नोज की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्चुअल रिकॉल ऑफ नॉलेज, ये लिख लो चाहे तो, ठीक है, फैक्चुअल रिकॉल ऑफ नॉलेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, फैक्चुअल रिकॉल होता है नॉलेज का, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, वो कितना जानते हैं, है ना। नोज हाउ की बात करें तो एप्लीकेशन, अब जो भी हमने नॉलेज का रिकॉल कराया है, उसको वो कैसे अप्लाई कर पाए, उस नॉलेज का एप्लीकेशन वो देख पाए, कर पाए, है ना। तो किसमें आता है, नोज हाउ। अब आता है शोज हाउ। शोज हाउ में क्या होता है कि अब जैसे उनका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसमें वो उसको रिफ्लेक्ट भी कर पाए, है ना। एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी एग्जाम है या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस है, वो उनको वहां पर रिफ्लेक्ट भी कर पाए, ठीक। उसके बाद आता है डज। अगर हम डज की बात करें, तो देखो यहाँ पे एक तरीके से उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंस चेक करते हैं। कहाँ पे देखेंगे कॉम्पिटेंस, उसकी एग्जामिनेशन सिचुएशन में देखेंगे। लेकिन डज की बात करें तो यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन, जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है, वहां पे वो कैसे उसको रियल लाइफ सेटिंग में कैसे वो यूज कर पाए, ठीक है। तो ये नोज हो गया। नोज में क्या होता है, फैक्चुअल रिकॉल होता है नॉलेज का, हम इसको
उसकी नॉलेज को रिकॉल कराते हैं। नोज हाउ में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नोज हाउ में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। और शोज हाउ में क्या होता है, एक तरीके से साइमुलेटेड एग्जामिनेशन सिचुएशन होती है जहां पे उसकी कॉम्पिटेंस को एसेस किया जाता है। शोज हाउस में क्या होता है, हाउ में क्या बोल सकते हो, साइमुलेटेड एग्जामिनेशन सिचुएशन होती है, ठीक है, जहां पे उसके कॉम्पिटेंस को एसेस किया जाता है। डस की अगर बात करें तो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रियल लाइफ सेटिंग, ठीक है। और एक चीज ये भी इसमें समझ लो, एक कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर लेना, ये जो पोर्टफोलियो होते हैं ना, आपके पोर्टफोलियो जो असेसमेंट होते हैं, ये फॉर्मेटिव है ना, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव, दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर बोले कि प्रोग्रेस की, जैसे हम लोग ने पीछे बात की थी फॉर्मेटिव और सबमिटिव के बारे में, डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फॉर्मेटिव में लगाए, ऑन गोइंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने फॉर्मेटिव में यही पढ़ा था ना कि ये सिर्फ यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसेस होते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो को फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं कि पोर्टफोलियो असेसमेंट में कोई दिक्कत हो कि पोर्टफोलियो असेसमेंट होता क्या है, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके से पर्सनलाइज्ड लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक। और इसमें एक चीज क्या, हाँ ठीक, आगे आ जाओ फिर। एक मिनट, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें, अगर टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो बेसिकली हमें जो अपने यहाँ पे देखना है वो क्या है, प्रोसेस और प्रोडक्ट, दो देखना है। एक तो हम प्रोसेस देखेंगे कि टीचर कैसे प्रोसेस कर रहा है, और बच्चे का फिर लर्निंग आउटकम वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं आपके, जिसमें शोकेस आ गया, आपका असेसमेंट आ गया, हाइब्रिड आ गया। तो थोड़ा थोड़ा कीवर्ड से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके जो पीछे कीवर्ड्स है वहां से आएगा, और यहाँ पे भी मैं जो प्रोसेस और प्रोडक्ट में जो कीवर्ड्स बताऊंगी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक। पूरा पोथा नहीं आता है यहाँ पे, ठीक। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं शोकेस, शोकेस का मतलब क्या होता है, शोकेस हम कोई चीज होती है उसको शो कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है बेस्ट वर्क का, है ना। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है स्टूडेंट के बेस्ट वर्क, ठीक है, जो भी उनका बेस्ट वर्क हो। हम क्या करेंगे, अपनी वीकनेस दिखाने तो नहीं चाहेंगे ना, पोर्टफोलियो में वही चीज डालेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ बताए, हमारे अपना जो बेस्ट वर्क होगा हम वही दिखाना चाहेंगे, है ना। तो ये शोकेस होता है, ठीक है, जहां पे हम ये क्या होता है, कलेक्शन होता है बेस्ट वर्क का, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस पोर्टफोलियो, ये क्या होता है, क्लासरूम लेवल असेसमेंट होता है। ये कैसा होता है, यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, क्लासरूम लेवल असेसमेंट होता है। इसको लिख लेना, है ना, ये मैंने लिखना यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख लेना, क्लासरूम लेवल असेसमेंट होता है ये, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। क्लासरूम लेवल असेसमेंट होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लासरूम लेवल पे इट रिफ्लेक्ट, सिर्फ कीवर्ड लिखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है। दोनों ही असेसमेंट को ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। तो ये क्या है, प्रोसेस है जो क्लासरूम लेवल पे हम यूज करते हैं। प्रोसेस, अब टीचर है वो दोनों ही तरीके का यूज कर सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी यूज करेगा और सबमिटिव असेसमेंट का भी यूज करेगा, और क्लासरूम लेवल पे वो इस असेसमेंट का यूज करेगा। इस पोर्टफोलियो का यूज कब कहाँ पे करेगा, प्रोसेस पोर्टफोलियो को क्लासरूम लेवल पे करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, ये ज्यादा दोनों ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का ही रिफ्लेक्शन देखेंगे, इस वाले में हम फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों का ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट में आते हैं तो ये ज्यादा सबमिटिव होता है, मोर सबमिटिव, ठीक है। अगर इसका नेचर देखें तो ये मोर सबमिटिव होता है, मोर सबमिटिव इन नेचर, ठीक है। क्यों, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या, लर्निंग आउटकम्स, यहाँ पे तो फॉर्मेटिव आएगा नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, प्रोसेस में देखो दोनों आ सकता है, आपका फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों आ सकता है प्रोसेस पोर्टफोलियो में। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो ज्यादा सबमिटिव होगा नेचर में, क्योंकि यहाँ पे हम लर्निंग आउटकम्स देख रहे हैं, है ना जी। फिर
यहाँ पे क्या होता है, मेजर इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, मेजर इवैल्यूएशन। ओवरऑल अब जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है, पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, तब हम यहाँ पे बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। और ये बाय, हाँ इसको बस इतना याद रखो, ये कैसा होता है, मेजर इवैल्यूएशन होता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट पे फोकस बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट पे फोकस होता है, ठीक। अब आ जाओ असेसमेंट की बात करते हैं, प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं असेसमेंट। ये कैसा होता है, मतलब अगर असेसमेंट की बात करें तो ये मतलब ये ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। ये एक तरीके से फॉर्मल होता है नेचर में, और कैसा होता है, लेस स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, लेस स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक। असेसमेंट ये कैसा होता है, फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल कह सकते हो, और लेस स्टूडेंट सेंटर्ड कह सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हाइब्रिड में, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ सकता है, एक तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि फॉर्मल और लेस स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करें, तो यहाँ पे आता आपका जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो करिकुलम का ये एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक, वो किस में आता है, असेसमेंट में आता है, ठीक। अब बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या, सब कुछ, ठीक, सब कुछ। मतलब यहाँ पे शोकेस भी आता है, ये कॉम्बिनेशन होता है शोकेस का, प्रोसेस का, असेसमेंट पोर्टफोलियोज का, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है हमारा, शोकेस का, प्रोसेस का और असेसमेंट का, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो थे, जिसमें शोकेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट का बेस्ट वर्क होता है उसको हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, उसका हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंटेशन। इसे हम क्या बोल देते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब कीवर्ड्स ही देखो फिर, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। उनकी प्रोफेशनल जो वर्क हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, ये कैसा होता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन को चेक करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे होता है, फॉर्मेटिव पे होता है। उसी तरह प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ज्यादा फोकस किस पे होता है हमारा, समेटिव में होता है, ठीक है। यहाँ पे मेजर इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर असेसमेंट की बात करते हैं, तो असेसमेंट में देखा जाए तो ये फॉर्मल होता है, जो हमारा करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होता है, फॉर्मल होता है, लेस स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक। और हाइब्रिड क्या होता है, ये सारे पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। हमें इतना ही यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड्स की तरह ले सकते हो पोर्टफोलियो की, जैसे एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो में बात करें, पोर्टफोलियो का जो असेसमेंट होता है कैसा होता है, एक्सप्लिसिट होता है, इंटीग्रेटेड होता है, मल्टीपर्पज होता है, ऑथेंटिक होता है, मल्टी सोर्स्ड होता है, तो इसे भी कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, ये क्या मल्टी सोर्स्ड होता है, ऑथेंटिक होता है, एक्सप्लिसिट होता है, इंटीग्रेटेड होता है और मल्टीपर्पज होता है। अब मल्टी सोर्स कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स अलाउइंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू इवेलुएट अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे एविडेंसेस का इवेलुएशन कर सकते हैं, सिर्फ एक का नहीं। मल्टीपल डेटा इंक्लूड बोथ बोथ पीपल, स्टेटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट हो गया, टीचर्स हो गए, प्रोग्राम स्टाफ हो गया, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, आर्टिफैक्ट्स, मतलब एक तरीके से देखा कई सारे, मतलब मल्टीपल जो सैंपल्स होते हैं उनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनका हम यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है ये कैसे, एविडेंस आर डायरेक्टली लिंक, ये जो एविडेंस होते हैं वो ऑथेंटिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक होते हैं। हियर द आइटम्स आर सेलेक्टेड और प्रोड्यूस फॉर एविडेंस शुड बी रिलेटेड टू प्रोग्राम एक्टिविटीज एज वेल एज द गोल एंड क्राइटेरिया, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसको रख लो, ठीक है। ऑथेंटिक कहने का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जो भी हमारी प्रोग्राम एक्टिविटीज होती हैं या फिर जो भी हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा हुआ है, गोल क्या है, ठीक। If portfolio is assessing the effect of a program on participant of the communities, then the evidence should reflect the activities of the program rather than skills that were gained
एल्सवेयर, मतलब ओवरऑल जो भी प्रोग्राम या फिर एक्टिविटीज है या फिर गोल है उनका यहाँ पे ऑथेंटिक हम रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। एक्सप्लिसिट इंपॉर्टेंट है ये, द स्टूडेंट और प्रोग्राम पार्टिसिपेंट शुड नो इन एडवांस व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सो दैट दे कैन टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग देयर एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होता है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे जितनी भी सारी चीजों का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम में एक्टिविटीज है, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस का, तो उनके साथ एक तरीके से इंटीग्रेशन देखा जाता है। मल्टीपर्पज की बात करा, अ वेल डिजाइन पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोसेस इवेलुएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, जो मैं कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ठीक है, मल्टीपर्पज कहने का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन एट द सेम टाइम, that it evaluate the growth of individuals community, it serve as a communication when shared with family other staff एंड कम्युनिटी मेंबर। मतलब एक तरीके से मल्टीपर्पज में क्या होता है, जो पोर्टफोलियो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए भी काम करता है हमारे पेरेंट्स के साथ, स्टाफ मेंबर के साथ, फैमिलीज के साथ। ठीक है, इट कैन बी पास्ड ऑन द अदर टीचर्स और स्टाफ एज चाइल्ड मूव फ्रॉम वन ग्रेड टू लेवल अदर। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो मल्टीपर्पज होता है, जैसे ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक कम्युनिकेशन का भी मीडियम है। ठीक है, मल्टीपर्पज की बात, अभी मैं मल्टी सोर्स बता रही हूँ, मल्टीपर्पज में डिफरेंस क्या है। मल्टीपर्पज का मतलब ये है कि जैसे बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहा है, तो 7th क्लास के टीचर को नहीं पता जो बच्चा 8th क्लास के टीचर को नहीं पता जो 7th क्लास के बच्चा हमारे क्लास में आने वाला है, या फिर किसी दूसरी स्कूल से जो बच्चा हमारे पास आने वाला है उस कैसा है टीचर अपनी लर्निंग में। ठीक है, उसका ओवरऑल नहीं पता उसको। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसके पोर्टफोलियो को देखेगी जिससे वो पता लगा पाएगी पूरे। ठीक है, इंडिविजुअल की कितनी ग्रोथ हुई है, क्या क्या उसकी अचीवमेंट है, कैसी उसकी प्रोग्रेस रही है। ठीक है, ये सारा कुछ वो उस पोर्टफोलियो से पता लगा सकते हैं। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है, द एस्टैब्लिश्ड करस्पॉन्डेंस बिटवीन प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड लाइफ एक्सपीरियंस, जो हमारी प्रोग्राम एक्टिविटीज है और लाइफ एक्सपीरियंस है उनके साथ इंटीग्रेट होता है। एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करते हैं, द स्टूडेंट और प्रोग्राम पार्टिसिपेंट शुड नो इन एडवांस, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑथेंटिक कहने का मतलब है जो भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ जो भी लर्नर्स हैं उनकी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ डायरेक्टली ये कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली लिंक होता है, बिकॉज ऑफ दैट ये ऑथेंटिक भी होता है। मल्टी सोर्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। मल्टीपर्पज में हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, यहाँ पे हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, यहाँ पे हम सिर्फ इवेल्युएट करते हैं उस प्रोसेस को, पोर्टफोलियो का जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको यहाँ पे एज अ कम्युनिकेशन भी यूज किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक एविडेंस। ठीक है, कई सारे जो मतलब कई सारे सैंपल्स को, वेराइटी ऑफ एविडेंसेस को, स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि वो सेलेक्टिव होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इवेलुएट कर पाए। मल्टीपल डेटा यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोगों से ले लेंगे। ठीक है, जो भी उसकी जो ड्राइंग होगी, जो उनकी परफॉर्मेंस होंगी, वीडियो क्लिप्स होंगी, फोटोज होंगी, उनके टेस्ट स्कोर्स होंगे, है ना, ये सारा कुछ यहाँ पे ले लेंगे। तो ये सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से हमने वो डेटा कलेक्ट किया है, ये सोर्स का काम कर रहे हैं। मल्टीपर्पज का मतलब क्या है कि उसकी इफेक्टिवनेस हम चेक कर रहे हैं, एक क्लास से हम दूसरे क्लास में अगर जा रहे हैं तो हम पता कर पाए इस बच्चे के बारे में। ठीक, तो ये क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक, तो ये हमने आज ओवरऑल ये चेक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, आपका 7C का फीडबैक डिवाइसेस में पोर्टफोलियो तक बात कर लिया। आगे हम यहाँ पे जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो वहां पे हम रिफ्लेक्टिव जर्नल्स देखेंगे, रूब्रिक्स की बात करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है, और टीचर को जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, जो भी टीचर हो आईसीटी को ऑपरेट, आईसीटी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, टीचर्स प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक, और कोशिश करिए कि इसकी पीडीएफ ना लेकर के, मतलब इसका कंटेंट पूरा ना लिखिए। ठीक है, इसके कीवर्ड्स को लिखिए, क्योंकि ये जो आपका यूनिट 7 है, जैसे आपका यूनिट, मैं बता देती हूँ कीवर्ड्स की, जैसे आपका यूनिट 7 है आपका, है ना, और यूनिट 5 है आपका, यूनिट 3 है आपका। ठीक, तो ये ऐसी यूनिट्स है ना जहाँ पे हम कीवर्ड्स से काम कर सकते हैं, अगर हमारी समझ बन जाती है, अगर पूरा कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है।
ठीक है। तो वो हमें जरूरत नहीं है कि पूरी थ्योरी को हम लिखें, उसके पूरे मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट को लिखें, नहीं, हमें जितनी जरूरत है हमें सिर्फ उतना ही लिखे। कोशिश करो कंसेप्ट मैपिंग का यूज करो, कंसेप्ट मैपिंग का, है ना। कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू आपका टाइम भी बचेगा और क्वालिटी लर्निंग भी हो पाएगी। ठीक, आपको लिखना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूनिट 1 में एक एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। यूनिट 9 है, ठीक है, यूनिट 8 है, यहाँ पे ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जहाँ पे एक एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लाइन मतलब यहाँ पे कीवर्ड्स बना सकते हो अगर अच्छे से समझ पाओ, वरना थोड़ा सा यहाँ पे ये रहता है एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकल आते हैं। तो यूनिट 7 हो गई आपकी, यूनिट 5 हो गई, यूनिट 3 हो गई। यहाँ पे आप क्या करो, कंसेप्ट मैपिंग करो, टाइम भी कम है, ठीक, तो कोशिश करो पूरा लिखने की बजाय कीवर्ड्स निकालो। ठीक, अगर ये वीडियोस आपको समझ आ रही है, आपकी लर्निंग में हेल्प कर पा रही है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव आपको लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं क्लासेस को भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आप जाके वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये आपका सी सेक्शन था, और जिसने यूनिट 7 और यूनिट 5 यूनिट 4 ये ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।